ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो हमने ये जान लिया है कि एक स्टेमन में जो मेन पार्ट है वो एंथर है और जो नीचे का पार्ट होता है वो फिलामेंट होता है। ठीक है, तो जो एंथर है वही मेन पार्ट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ही पोलन ग्रेन बनता है। ओके, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस, माइक्रोस्पोर ही आगे चलकर डेवलप हो जाता है पोलन ग्रेन में। बहुत सारी बुक्स माइक्रोस्पोर को इमेच्योर पोलन ग्रेन भी कहती हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर को जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब ये प्रोसेस कहाँ से कहाँ होगी? ये प्रोसेस होगी पोलन सैक में या माइक्रोस्पोरेंजियम में। ठीक है, जो बताया था मैंने आपको, जैसे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बताया था आपको मैंने इसका, यहां पर पोलन सैक होंगे, दीज आर पोलन सैक, और इन पोलन सैक में के अंदर क्या होगी? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी। ठीक है, तो हमने वैसे देख रखा है इसको, पर हम फिर भी एक बार देख लेते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले आर्किस्पोरियल सेल्स, आर्किस्पोरियल सेल्स होती हैं जो कि, तो वो किस में डिवाइड करती है, या वो डिवाइड करके क्या बनाती है? प्राइमरी प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स बनाएंगी। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स आगे चलकर डिवाइड करके क्या बनाती है? यहां पर सब क्या हो रहा है? माइटोसिस। ये बनाती है क्या? सेकेंडरी स्पोरोजीनस सेल्स। ओके, सेकेंडरी स्पोरोजीनस सेल्स। आर्किस्पोरियल सेल्स क्या है? ये 2n डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड होंगी क्योंकि माइटोसिस से बनी है, ये भी डिप्लॉयड है। ठीक है, अब सेकेंडरी स्पोरोजीनस सेल जो होती है ये डिफरेंशिएट कर जाती है किसमें? पोलन ग्रेन मदर सेल या पीएमसी, और क्या कहते हैं इसको? माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब एमएमसी। ठीक है, ये इसमें डेवलप कर जाएंगे। अब यहां पर क्या हुआ? डिफरेंशिएशन हुआ है, ये डेवलपमेंट हुआ है, डिफरेंशिएशन हुआ है इसका इसमें, और ये सेल्स कैसी होंगी? ये भी डिप्लॉयड ही होंगी। ओके, अब इसके बाद ये जो सेल्स होती हैं इनमें होता है क्या? मियोसिस। मियोसिस, और मियोसिस से क्या होता है? यहां पर अब पोलन टेट्राड बनता है, मतलब इससे 4 सेल बनेंगी। हमें पता है मियोसिस से, एक मियोसिस से कैसे बनती है? 4 सेल। जैसे अगर ये डिप्लॉयड है तो यहां पर ये M1 होगा, मियोसिस 1 है ये, फिर मियोसिस 2 होगी, मियोसिस 2, तो अल्टीमेटली 4 सेल बनती है मियोसिस में। तो यहां पर मियोसिस हो रही है, तो यहां पर 4 सेल बनेंगी, और 4 सेल जो होंगी वो कंबाइंड होंगी, स्टार्टिंग में जुड़ी हुई होंगी, तो उसे कहते हैं क्या? पोलन टेट्राड। टेट्राड मतलब 4, किसी 4 यूनिट्स का जुड़ना, तो पोलन टेट्राड है। एक्चुअली में ये इमेच्योर पोलन है, या इसको माइक्रोस्पोर का टेट्राड बोलते हैं, पर इसको पोलन टेट्राड भी कह देते हैं। तो पोलन टेट्राड यानी कि 4 माइक्रोस्पोर्स in a
पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या शेप। तो ये चार जो सेल्स हैं जो बनी है मियोसिस से, ये चारों जुड़ी हुई होती है खास शेप में। मैं बताऊंगा अभी कौन सी शेप होती है वो। तो अभी आप अपना समझिए बस, ये जो प्रोसेस है ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। यहाँ पर आर्की स्पोरिल सेल्स का डिवीजन हुआ और प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल्स बनी है, इनका डिवीजन हुआ, सेकेंडरी स्पोरोजेनियस सेल्स बनी है, फिर ये डिफरेंशिएट हुई है पॉलन ग्रेन मदर सेल में, पीएमसी कहते हैं इसको, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। फिर इसमें मियोसिस हुई है। मियोसिस से हमें हमेशा क्या होता है कि ये चार सेल्स बनती है, चार सेल कैसी होती है, हैप्लॉइड। तो ये सेल्स कैसी होंगी, हैप्लॉइड। These are हैप्लॉइड सेल्स। चार हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी और ये चार हैप्लॉइड सेल्स एक टेट्राड बनाती हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें चार सेल्स कंबाइंड जुड़ी हुई होती हैं। बाद में वो अलग हो जाती है लेकिन स्टार्टिंग में वो जुड़ी हुई होती है। ठीक है, ये क्या है, पॉलन टेट्राड। ये 4 माइक्रोस्पोर्स इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और शेप, तो पॉलन टेट्राड कहलाता है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आगे चलकर ये जो सेल्स हैं ये वाली, ये डिवाइड की अलग हो जाएंगे। ठीक है, एक पॉलन टेट्राड में 4 ही सेल्स होती हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि एक टेट्राड में 4 से ज्यादा सेल्स भी होती हैं। और वो कैसे होती है वो हमें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लेना हमको जरूरी है। तो समटाइम्स क्या होता है, sometimes a pollen tetrad contain more than 4 microspores या pollen grain। एग्जाम्पल कसकटा। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है, एग्जाम्पल है जिसका हमें याद रखना है। एक एक्सेप्शन ये से कई सारे मिल जाएंगे, पर हमें एक एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है, जो सिर्फ उसमें इसका नाम दिया होता है, ये है कसकटा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। तो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसको रब कर देता हूं। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट शेप्स होती हैं। पहली इसमें आती है कौन सी, सबसे जो कॉमनली मिलती है शेप, वो कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप। ऐसे करके आएगी शेप। ठीक है, दिस टेट्राहेड्रल शेप। दूसरी रहेगी क्या, लीनियर। इन सबके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, थर्ड रहती है टी शेप्ड। ठीक है, दिस इज टी शेप्ड। इसके बाद
डेक्यूसेट शेप मिलती है और एक मिलती है आइसोपाइलेटरल। सेट में पहले देख लेते हैं इसमें। ऐसी शेप मिलती है हमको और आइसोपाइलेटरल में हमको मिलती है सिंपल, 4 इस तरीके से रखी होंगी सेल्स। ठीक है, सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ शेप्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स ऑफ पॉलन टेट्राड। ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो कौन सी है? मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन है टेट्राहेड्रल शेप। ओके, तो इनको डाउन कर लीजिए। तो नॉर्मली कोई एक पर्टिकुलर शेप ही मिलती है, ठीक है, प्लांट्स में, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक से ज्यादा टाइप की शेप्स मिल जाती है। जैसे कि एग्जांपल है इसका क्या, एरिस्टोलोशिया एलिगेंस। ठीक है, ये प्लांट है, इसमें पांचों जो टाइप की शेप होती है वो इसमें देखने को मिलती है। ऑल 5 टाइप्स ऑफ शेप्स आर फाउंड। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है। अच्छा, अब ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, अगर हम इसको बहुत क्लोजली देखते हैं तो ये मतलब ऐसे समझिए आप, जैसे कि मैं इसको बनाता हूँ स्ट्रक्चर को। मान लीजिए ये एक माइक्रोस्पोर है, इसके चारों तरफ एक लेयर है ऐसे करके यूं, फिर ऐसे लेयर आ रही है और फिर इसके अंदर है पॉलन ग्रेन, बिल्कुल अटैच्ड है इसके साथ, लेयर के साथ ऐसे करके। तो ये जो आपको एक लेयर दिखाई दे रही है बीच में दोनों के, जो मैंने बाहर बनाई है, ये है कैलेज लेयर, ये कैलोज लेयर, इट इज नोन एज, दिस इज कैलोज लेयर। ये कैलोज लेयर है और इस कैलोज लेयर की वजह से ये अटैच्ड रहते हैं। तो अगर ये कैलोज लेयर डिसॉल्व हो जाए या ये हट जाए यहाँ से, तो ये सारे पॉलन ग्रेन जो है ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको कि टेफेटन जो होता है उसका एक फंक्शन होता है कि वो कैलेज एंजाइम रिलीज करता है। तो टेफेटन फिर एक फंक्शन होता है क्या, कि रिलीज कैलेज एंजाइम। तो क्या फंक्शन है इस एंजाइम का? वो एंजाइम इसके बीच में जो कैलोज लेयर है इसको डाइजेस्ट करता है। और मैंने आपसे तब कहा था कि इसका फंक्शन आपको बाद में बताऊंगा। तो यही उसी का फंक्शन है, कैलेज एंजाइम डिसॉल्व ये डाइजेस्ट द कैलोज लेयर प्रेजेंट बिटवीन द माइक्रोस्पोर। जो टेट्राड बनता है तो वो अटैच्ड होते हैं किसकी हेल्प से? कैलोज लेयर की हेल्प से। ये कैलोज लेयर जो होता है अगर ये हट जाए तो सारे पॉलन ग्रेन इसमें से या माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाएंगे, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम की जरूरत पड़ती है वो है कैलेज एंजाइम, और ये कैलेज एंजाइम रिलीज करता है कौन? टेपिटल सेल्स। ठीक है, तो ये हो गया कैलेज एंजाइम के बारे में। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो अलग नहीं होते, ठीक है, वो जुड़े ही रहते हैं। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट कंपाउंड पॉलन ग्रेन। कंपाउंड पॉलन ग्रेन। तो क्या है कंपाउंड पॉलन ग्रेन? when microspores in a pollen tetrad fail to separate, they do not get separate, such condition give rise to compound pollen grain। उसकी वजह से जो pollen grain बनता है उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड pollen grain। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जुड़े रहना। ठीक है, कंपाउंड pollen grain। तो ये किसमें मिलता है? जुनकस
जेट्रोफा, टाइफा। ठीक है, ये 3 प्लांट हैं जिनमें कि कंपाउंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है। ओके, तो ये तीनों नेम्स इंपॉर्टेंट हैं, इट इज इंपॉर्टेंट। एक ये हो गया एग्जांपल, एक एरिस्टोलुशिया एलिगेंस हो गया। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको बताया था जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद जो बताया था एग्जांपल, एक वो हो गया। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। ओके, तो अब थोड़ा पॉलन ग्रेन के बारे में जान लेते हैं। पॉलन ग्रेन, तो सबसे पहले पॉलन ग्रेन के बारे में क्या कि ये यंग मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, क्या है? यंग मेल गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट वर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है जिसके अंदर गैमीट प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलन ग्रेन जो है वो गैमीट नहीं है, वो गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट मतलब गैमीट का घर। तो पॉलन ग्रेन के अंदर गैमीट प्रेजेंट होंगे। वो कैसे होंगे, कैसे बनते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम बस जान रहे हैं कि पॉलन ग्रेन क्या है। तो यंग मेल गैमेटोफाइट है। ओके, साइज इसका 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है। ओके, येलोइश कलर होता है। अक्सर आप अगर फ्लावर को अगर आप थोड़ा सा ऐसे रब करोगे अपने हाथों को, वहां पर स्क्वीज करोगे, तो आप देखोगे आपके हाथ पर थोड़ा येलोइश कुछ पाउडरी सब्सटेंस आ जाएगा। तो वो क्या होता है? वो पॉलन ग्रेन्स होती है। तो येलोइश इन कलर होता है पॉलन ग्रेन्स। स्पोरोडर्म, व्हाट इज स्पोरोडर्म? अगर मैं यहां पर बनाता हूं पॉलन ग्रेन को, सबसे बाहर की तरफ मैं ऐसे लेयर बना रहा हूं। दिस लेयर इज, दिस इज एक्साइन, दिस इज एक्साइन। ये मैंने पहले ही बनाई थी। और इसके अंदर ये जो लेयर है, ठीक है, दिस इज इंटाइन, दिस इज इंटाइन, एक्साइन एंड इंटाइन। अब एक्साइन प्लस इंटाइन अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कॉमनली इसको कहते हैं हम क्या? स्पोरोडर्म, स्पोरोडर्म। ठीक है, तो स्पोरोडर्म क्या है? कवरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। एक पॉलन ग्रेन कवरिंग है, तो एक बाहर की कवरिंग है और एक अंदर की कवरिंग है। तो एक्साइन क्या हुई? आउटर मोस्ट या आउटर कवरिंग, ये इंटरनल कवरिंग है, इनर कवरिंग। तो यहां पर देखिए स्पोरोडर्म में एक्साइन और इंटाइन आती है। एक्साइन एक आउटर कवरिंग है और इंटाइन एक इनर कवरिंग है। ये किसकी वजह होती है? मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, एक सब्सटेंस है जिसका नाम होता है स्पोरोपोलिनिन। मैंने बताया था आपको टेपिडम के सेल के फंक्शन में, पिछली वीडियो में अगर आपको याद हो तो, कि टेपिडम जो होता है वो यूपिस्ट ग्रेन्यूल प्रोड्यूस करता है और यूपिस्ट ग्रेन्यूल स्पोरोपोलिनिन सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। अब स्पोरोपोलिनिन जो सब्सटेंस है वही बनाता है एक्साइन को। ठीक है, क्या है स्पोरोपोलिनिन? अगर हम देखें तो ये वैसे सुबेरिन और लिग्निन सब्सटेंस से रिलेटेड है। क्या है? सुबेरिन एंड लिग्निन सब्सटेंस से रिलेटेड चीज है। कुछ वैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, लेकिन बनता कैसे है? ये मेड बाय या फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, तो कोई आपसे अगर पूछता है कि स्पोरोपोलिनिन कैसे बनते हैं, कैसे बनता है सब्सटेंस, तो इट इज मेड बाय ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है दुनिया में। ठीक है, हाँ, तो ये इसका बनने का प्रोसेस है। इट इज one of the most abundant organic substance। ठीक है, अच्छा, स्पोरोपोलिन की कुछ खासियत है और वो क्या है कि ये बहुत हाईली रेजिस्टेंट होता है। किससे? टेम्परेचर से,
स्ट्रॉन्ग एल्कली से, स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो इट कांट बी डिग्रेडेड बाय दी सब्सटेंसेस। तो स्पोरोपोलिन यहां पर लिख रहा हूं उसका, हाईली रेसिस्टेंट टू स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली, टेम्परेचर, ठीक है, एंड नो एंजाइम हैज बीन डिटेक्टेड येट विच कैन डिग्रेड इट। तो अभी तक कोई ऐसा एसिड, ऐसी एल्कली, कोई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और ना कोई एंजाइम में से डिटेक्ट हुआ है जो कि इसको डिग्रेड कर सकता हो, ठीक है। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग, इतना हाईली रेजिस्टेंट चीज होती है, इसी से बनती है एंजाइम। और ये एंजाइम की फिर से दो लेयर होती है, एक्टेक्साइन और एंडेक्साइन, ठीक है। एंजाइम इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वेरी स्मॉल स्मॉल लेयर्स, एक्टेक्साइन एंड एंडेक्साइन। ये जो एंजाइम है, अगर उसको और माइक्रोस्कोप पर देखते हैं तो ये पता चलता है कि ये भी दो लेयर्स मिलकर बनी है, एक्टेक्साइन और एंडेक्साइन, ठीक है। बात करते हैं अगर हम एंटाइन की, तो एंटाइन जो है वो एक्साइन से थिनर है, ये थिक है, दिस इज थिक, और ये थिन, ये थिन, ठीक है। और ये किसकी बनी होती है? पेक्टोसेलुलोज की। पेक्टोसेलुलोज का मतलब क्या है? पेक्टिन एंड सेलुलोज, ठीक है, मतलब पेक्टिन एंड सेलुलोज, इससे मिलकर बनी है। और ये थिन होती है और ये अंदर की तरफ होती है, इनर साइड होती है, एंटाइन, ठीक है, एक्साइन और एंटाइन। अच्छा, जो एक्साइन होती है ये पूरी एकदम कंटिन्यूस नहीं होती है, इसमें बीच बीच में क्या होते हैं, थोड़े छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छोटे पोर्स होते हैं। तो अगर वो पोर्स स्फेरिकल है या फिर एकदम बिल्कुल सर्कुलर टाइप के हैं तो वो कहलाते हैं क्या? जर्म पोर्स। ओके, इफ these pores are which the pores present on exine, मतलब sometimes क्या exine is not continuous, okay, तो at some places it is absent। तो जहां पर ये absent है, अगर वहां पर spherical structure बन रहा है कोई, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्या? जर्म पोर। जर्म पोर या जर्मिनल पोर, जर्म पोर ज्यादा कॉमनली कहते हैं इसको जर्म पोर। लेकिन अगर ये जो एब्सेंस है स्पोरोपोरिन की, अगर इलोंगेटेड है, मतलब अगर ये पोर इलोंगेटेड है ऐसे करके, थोड़ा सा इलोंगेटेड देख रहे हो आप, थोड़ा सा इस तरीके से दिखाई देगा आपको। इलोंगेटेड क्या होता है? थोड़ा ऐसे। और अगर ऐसे का पोर है तो क्या हो गया? जर्म पोर। और अगर इलोंगेटेड है वो स्पेस जहां पर वो एब्सेंस है स्पोरोपोरिन की, तो वो कहलाता है क्या? जर्मिनल फुरो। जर्मिनल फुरो, FURROWS, फुरोज, कई सारे, तो जर्मिनल फुरोज। एक ही अगर हम बात करेंगे तो जर्मिनल फुरो। मैं स्पेलिंग में साफ लिख देता हूं उसकी, जर्मिनल फुरो, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? पेलिनोलॉजी। ये क्या होती है? इट इज स्टडी ऑफ pollen grains। तो दिस इज स्टडी ऑफ pollen grains। ये है पेलिनोलॉजी, जर्म पोर्स, जर्मिनल फुरो, और ये pollen grain का स्ट्रक्चर। अगर किसी एक pollen grain में सिर्फ पूरे pollen grain में सिर्फ एक ही जर्म पोर है, तो ऐसे pollen grain को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट, इसको नोट कर लीजिए,
मोनोकॉल्पेट मतलब वन जर्मपोर इन अ पॉलन ग्रेन, ठीक है। अगर दो है तो बाइकॉल्पेट, टू जर्म पोर्स, और तीन है तो ट्राइकॉल्पेट, ओके। मोनोकॉर्पेट कंडीशन जो होती है ये ज्यादातर किसमें मिलती है, मोनोकॉट्स में, और ट्राइकॉल्पेट कंडीशन डाइकॉट्स में मिलती है ज्यादातर, ठीक है। बाइकॉल्पेट कंडीशन बहुत कम होती है, पर जितनी मिलती है ज्यादातर ये डाइकॉट्स में मिलती है। कि डाइकॉट्स में मेजरली या कॉमनली जो कंडीशन मिलती है वो कौन सी होती है, ट्राइकॉल्पेट कंडीशन, ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जर्म पोर्स, ये कुछ टर्म्स हैं, मोनोकॉल्पेट, बाइकॉल्पेट एंड ट्राइकॉल्पेट, ओके। इसको लिख लीजिए।